अगर हम आज की ना सबसे मॉडर्न इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? मुझे तो लगता है बुर्ज खलीफा का ही नाम आता होगा। हाँ, बिल्कुल, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है तो वही दिमाग में आएगी। राइट। और उसका वजन करीब 5 लाख टन है, जो कि सुनने में ही बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाएं, मतलब कोई 4,500 साल पीछे, और मिस्र के ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को देखें। तो उसका वजन 60 लाख टन है। एग्जैक्टली 60 लाख टन। मतलब सोचे ना, बिना बिजली, बिना क्रेन या किसी मॉडर्न मशीन के किसी ने जैसे आज के जमाने का कोई सुपर कंप्यूटर बना के खड़ा कर दिया हो, और वो भी ऐसा जो हजारों सालों से बस वहीं टिका हुआ है। हाँ, और ये तुलना काफी सटीक भी है, क्योंकि वो जो 147 मीटर ऊंचा ढांचा है ना, वो कोई 10-20 साल नहीं, पूरे 4000 सालों तक दुनिया का सबसे ऊंचा मानव निर्मित ढांचा रहा था। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल छोटी बात नहीं है। और आज के हमारे इस डीप डाइव का मेन मकसद भी यही है। हम इसी इंजीनियरिंग पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर बिना पहियों और लोहे के उन्होंने ये सब कैसे किया। लेकिन आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं हमारे सुनने वालों को एक बहुत अहम बात बताना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल, बताइए। इस वीडियो में दी गई जानकारी श्री अंकित मिश्रा जी के गहन अध्ययन एवं शोध का परिणाम है। आप एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट मिशन के सचिव के रूप में समाज के विकास हेतु निरंतर कार्यरत है। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं वो। और आज हम जो भी डिस्कस करेंगे वो भी ऐसे ही डीप रिसर्च पे बेस्ड है। हम कोई हवाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात नहीं करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि थ्योरीज तो बहुत है मार्केट में। मतलब 60 लाख टन का ढांचा है तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक मकबरा कैसे हो सकता है। मैंने पढ़ा था कि जब पुरातत्वविदों को पिरामिड के अंदर एक खाली ताबूत मिला तो लोगों ने झट से कह दिया कि अरे ये तो एलियंस का काम है या कोई पुराना पावर प्लांट है। ये तो इंसानी दिमाग की फितरत है। वही ना, जहाँ कुछ खाली दिखता है लोग अपनी भूतिया या साइंस फिक्शन कहानियां गढ़ने लगते हैं। एग्जैक्टली इसे मनोविज्ञान में एक तरह का कॉग्निटिव बायस कहते हैं। मतलब जब कोई चीज इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स हो और हमें समझ ना आए तो हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। इसे क्रोनोलॉजिकल स्नॉबरी भी कहा जाता है। क्रोनोलॉजिकल स्नॉबरी ये क्या होता है? ये बेसिकली मॉडर्न इंसानों का एक अहंकार है। हम सोचते हैं कि अरे हमारे पास आज माइक्रोचिप है, बिजली है, तो हम बहुत स्मार्ट हैं। और पुराने जमाने के लोग जिनके पास ये सब नहीं था वो बेवकूफ रहे होंगे। ओह आई गेट इट। मतलब हम उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐतिहासिक सबूत एकदम साफ हैं। पिरामिड सिर्फ और सिर्फ मकबरे थे। मिस्र के लोगों का आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद की जिंदगी में बहुत तगड़ा विश्वास था। तो ये सिर्फ किसी की याद में बना मेमोरियल नहीं था। नहीं नहीं, ये तो फैरो राजाओं की अगली दुनिया की एक प्रॉपर तैयारी थी। फैरो खुफू, खफरे और मेनेकौरे ने अपने जीते जी ही इनका निर्माण शुरू करवा दिया था। वो अपनी मम्मी के साथ सिर्फ शरीर नहीं बल्कि खाना, कपड़े, खजाना सब दफनाते थे। अच्छा, तो वो जो खाली ताबूत मिला था पिरामिड के अंदर, हम्म। मेरा मतलब है जो खाली ताबूत मिला था जिसके बेसिस पर पावर प्लांट वाली बातें शुरू हुई, वो क्या था? वो शायद फैरो खुफू का ही ताबूत था। असल में पुरातत्वविदों के वहां पहुंचने से सदियों पहले ही लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया था। खजाना, मम्मी सब गायब था। यार ये लुटेरे भी ना। लेकिन फिर वो पावर प्लांट वाली थियरी का क्या? लोग मिस्र की दीवारों पर बनी वो डेलेरा लाइट की फोटो दिखाते हैं, कहते हैं कि उनके पास बड़े बड़े लाइट बल्ब्स थे। अरे वो डेंडेरा लाइट वाली थ्योरी एकदम बकवास है। अगर आप उसे मॉडर्न नजरिए से देखेंगे तो हाँ, वो फिलामेंट वाले बल्ब जैसा लग सकता है, लेकिन मिस्र की पुरानी कहानियों में उसका मतलब एकदम अलग है। तो वो असल में क्या है? वो एक कमल के फूल से निकलता हुआ सांप है, जो उनके यहाँ जन्म और निर्माण का प्रतीक माना जाता था। सोचिए ना, अगर सच में बिजली होती तो नील नदी की पूरी घाटी में कहीं तो कोई तांबे का तार या सर्किट का टुकड़ा मिलता। हाँ, लॉजिकल बात है। कुछ तो सबूत मिलता। बिल्कुल। एक भी तकनीकी अवशेष नहीं मिला आज तक। और एक और फनी थ्योरी थी। 1998 में अमेरिका के एक राजनेता थे बेन कार्सन। उन्होंने कहा था कि ये पिरामिड असल में अनाज के बहुत बड़े गोदाम थे। हाँ, ग्रीनरी थ्योरी। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे प्रभावशाली लोग बिना किसी हिस्टोरिकल लॉजिक के बस अपनी बात थोप देते हैं। मतलब ये तो कॉमन सेंस है कि वो अंदर से खोखले तो है नहीं। एग्जैक्टली।
पिरामिड 99% ठोस पत्थरों से बने हैं। अंदर बस कुछ पतली सुरंगें और छोटे कमरे हैं। लाखों टन अनाज भरने की जगह ही नहीं है वहां। सही बात है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि ये मकबरे ही थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि भाई इसे बनाया किसने? जब भी पिरामिड का ख्याल आता है तो वो हॉलीवुड फिल्मों वाला सीन याद आता है। वो रेगिस्तान वाली तपती धूप। हाँ, तपती धूप और हजारों कमजोर गुलाम पत्थरों को खींच रहे हैं, पीछे से उन्हें कोड़े मारे जा रहे हैं। क्या ये पूरी इमेज ही गलत है? पूरी तरह से गलत है। 100% मिथक है ये। और मजे की बात यह है कि ये अफवाह हॉलीवुड ने नहीं शुरू की थी। तो किसने की? ये 5वीं सदी ईसा पूर्व के ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस की देन है। वो पिरामिड बनने के कोई 2000 साल बाद मिस्र गए थे और उन्होंने बस वहां की लोकल कहानियों को इतिहास मानकर लिख दिया। ओ, तो मतलब सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लिया। हाँ, लेकिन आज की आर्कियोलॉजिकल रिसर्च ने यह साफ कर दिया है कि पिरामिड बनाने वाले 20 से 30 हजार लोग थे और वो कोई गुलाम नहीं थे। वो हाईली स्किल्ड कारीगर और मजदूर थे। वेट अ मिनट, 30,000 लोग, वो भी रेगिस्तान के बीच में? इतने लोगों को खाना पीना और रखना, ये तो बहुत बड़ा टास्क है। बहुत बड़ा टास्क था और यही तो प्राचीन मिस्र के मैनेजमेंट की असली ताकत थी। पिरामिड की साइट के पास ही उन्होंने पूरे के पूरे शहर बसाए थे इन मजदूरों के लिए। सच में? मजदूरों के लिए शहर? हाँ, और जब वहां खुदाई हुई तो हड्डियों और कचरे से पता चला कि उनका खाना एकदम टॉप क्लास था। उन्हें रोज अच्छा गोश्त, बियर और फ्रेश रोटियां मिलती थी। बियर भी? ये तो काफी बढ़िया जॉब लग रही है। और मेडिकल फैसिलिटी भी बेहतरीन थी। हड्डियों पर चोट के निशान मिले हैं जो बताते हैं कि काम करते वक्त अगर किसी की हड्डी टूट जाती तो प्रॉपर सर्जरी करके उसे सेट किया जाता था। किसी गुलाम का इतना अच्छा इलाज कौन करेगा भला? बिल्कुल नहीं। मतलब ये तो एक तरह का नेशनल प्रोजेक्ट था जिसे लोग गर्व के साथ करते थे। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, नेशनल प्रोजेक्ट। मिस्र की पूरी इकोनॉमी नील नदी पर डिपेंड करती थी। जब नदी में बाढ़ आती थी तो किसान खेती नहीं कर पाते थे। तो उस फ्री टाइम में वो पिरामिड बनाते थे। एग्जैक्टली। वो खाली समय में इस प्रोजेक्ट पर काम करते थे। इसके बदले उन्हें खाना और कपड़े मिलते थे। ये उनके राजा और धर्म के प्रति एक तरह का डिवोशन था, कोई जुल्म नहीं था। वाओ, ये तो नजरिया ही बदल देता है। लेकिन काम तो फिर भी बहुत मुश्किल था ना। मतलब 800 किलोमीटर दूर से पत्थर लाना और फिर उन्हें काटना, वो भी बिना लोहे के। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि बिना लोहे के उन्होंने ग्रेनाइट जैसे पत्थर कैसे काटे। लोहा नहीं था पर तांबा तो था। पर तांबा तो बहुत सॉफ्ट होता है, ग्रेनाइट कैसे कटेगा उससे? सॉफ्ट चूना पत्थर तांबे से कट जाता था, लेकिन ग्रेनाइट के लिए वो डोलराइट नाम का एक पत्थर यूज करते थे जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और सबसे कमाल की तकनीक तो उनकी ये थी कि वो नेचर का इस्तेमाल करते थे। नेचर का इस्तेमाल कैसे? वो चट्टानों में दरारें ढूंढते थे या तांबे से छोटे छेद करते थे, फिर उन छेदों में सूखी लकड़ी की पच्चर मतलब वुडन वेजेस फंसा देते थे। अच्छा। और फिर उन लकड़ियों पे लगातार पानी डालते रहते थे। ओहो, तो लकड़ी पानी सोखकर फूल जाती होगी। एग्जैक्टली। और जब लकड़ी फूलती है तो अंदर इतना भयंकर प्रेशर बनता है कि बड़े से बड़ा ग्रेनाइट का पत्थर भी एकदम सीधी लाइन में टूट जाता है। वाओ, ये तो प्योर साइंस है। मतलब मटेरियल साइंस का कितना स्मार्ट यूज है ना? कटाई तो समझ आ गई, लेकिन उन भारी पत्थरों को जो 2.5 टन से लेकर 80 टन तक के थे, उन्हें खिसकाया कैसे? मैं तो समुद्र के किनारे सूखी रेत पर एक छोटा सा बैग भी खींचूं ना तो वो रेत में फंस जाता है। हाँ, सूखी रेत पर घर्षण यानी फ्रिक्शन बहुत होता है। तो क्या उन्होंने कोई लकड़ी का ट्रैक बनाया था पत्थरों को खींचने के लिए? नहीं, उनका तरीका इससे भी ज्यादा सिंपल और जीनियस था। 2014 में ही वैज्ञानिकों ने इसे डिकोड किया है। 1900 ईसा पूर्व की एक कब्र है, जेहुतीहोटेप की कब्र। उसमें एक पेंटिंग मिली थी जिसमें करीब 170 लोग एक बहुत बड़ी मूर्ति को स्लेज पर खींच रहे हैं। स्लेज मतलब बिना पहिए की गाड़ी। और उस स्लेज के ठीक आगे एक आदमी जमीन पर पानी डाल रहा है। तो पानी डालना पहले लोगों को लगता होगा कि ये कोई पूजा पाठ या कर्मकांड है। बिल्कुल, लेकिन असल में वो फ्रिक्शन कम करने की टेक्निक थी। अरे हाँ, जैसे बीच पर अगर हम गीली रेत पर चलें जहां लहरों का पानी आता है तो वो एकदम ठोस और चिकनी होती है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। वैज्ञानिकों ने टेस्ट में देखा कि अगर रेत में पानी की बिल्कुल सटीक मात्रा मिलाई जाए, मतलब करीब 2 to 5% पानी, तो घर्षण सीधा आधा हो जाता है। ओह माय गॉड। तो पानी की वजह से रेत के पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते होंगे। हाँ, वो एक लिक्विड ब्रिज बना देते हैं।
जिससे रेत एकदम पक्की सड़क जैसी हो जाती है और 80 टन के पत्थर भी आराम से खिसक जाते हैं। और जो दूर से पत्थर आने थे वो तो नील नदी में बड़ी बड़ी नावों पर रख कर ले आए। पानी और नाव का ये कॉम्बिनेशन माइंड ब्लोइंग है। लेकिन जमीन और नदी तक तो बात फिर भी हजम हो जाती है। मेरा दिमाग तो तब खराब होता है जब मैं सोचती हूँ कि इन 60 लाख टन पत्थरों को 147 मीटर की ऊंचाई पर एक के ऊपर एक रखा कैसे गया। हाँ, ये हर इंजीनियर का फेवरेट सवाल है। मतलब मैंने जो डेटा देखा है ना सोर्सेज में, उसके हिसाब से ग्रेट पिरामिड करीब 20 साल में बना था। सही है। अब अगर थोड़ा मैथ्स लगाएं तो 20 साल हर दिन बिना रुके दिन रात काम करने पर भी उन्हें हर 3 मिनट में एक पत्थर को उसकी एकदम सही जगह पर रखना होगा। और सिर्फ दिन में काम करें तो हर 1.5-2 मिनट में एक पत्थर। क्या ये सच में इंसानों के लिए पॉसिबल था? यही वो स्पीड है जो लोगों को कंफ्यूज करती है और वो एलियंस वाली बातों पर आ जाते हैं। आज भी इसका 100% जवाब नहीं है, लेकिन तार्किक थ्योरीज हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वो एक एक करके पत्थर नहीं रख रहे थे। मतलब एक साथ बहुत सारी टीमें काम कर रही थीं। हाँ, पिरामिड के चारों तरफ सैकड़ों टीमें एक ही टाइम पर पत्थरों को सेट कर रही थीं। फिर भी ऊपर कैसे ले गए? क्रेन तो थी नहीं। 2015 में आर्कियोलॉजिस्ट को एक खदान के पास 4500 साल पुराना लकड़ी का एक रैम्प सिस्टम मिला। अच्छा, रैंप यानी ढलान। हाँ, इससे ये पक्का हो गया कि पत्थरों को ऊपर खींचने के लिए रैंप ही यूज हुए थे। लेकिन एक दिक्कत है इसमें। क्या दिक्कत? अगर रैंप सीधा होगा तो ढलान इतनी तेज होगी कि 2.5 टन का पत्थर खींचना नामुमकिन हो जाएगा। और अगर ढलान कम करनी है तो रैंप को इतना लंबा बनाना पड़ेगा कि उसमें पिरामिड से भी ज्यादा ईंट पत्थर लग जाएंगे। तो फिर क्या उपाय था? पिरामिड के चारों तरफ घुमावदार रैंप बनाया होगा, जैसे स्पाइरल सीढ़ियां होती हैं। एग्जैक्टली। आज के ज्यादातर इंजीनियर इसी जिगजैग या स्पाइरल रैंप थ्योरी को मानते हैं। इसके अलावा एक और सिस्टम था, शादूफ। शादूफ? ये क्या होता है? ये एक लीवर सिस्टम है, लंबा डंडा और वजन वाला सिस्टम, जिससे मिस्र के लोग नील नदी से पानी निकालते थे। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड की सीढ़ियों पर ऐसे ही लीवर सिस्टम की लाइन लगी होगी जो पत्थरों को उछालकर या सरकाकर ऊपर भेजते थे। वाह, मतलब जुगाड़ की कमी नहीं थी। और एक और चीज जिसने मुझे बहुत हैरान किया वो है पत्थरों के बीच का मसाला, जिसे मोर्टार कहते हैं। मैंने पढ़ा कि वो कोई नॉर्मल सीमेंट नहीं है। वो मोर्टार ही तो पिरामिड की उम्र का सबसे बड़ा सीक्रेट है। सीक्रेट कैसे? देखिए, आज हमारे पास इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है कि हमने उस मोर्टार का केमिकल एनालिसिस कर लिया है। हमें पता है कि उसमें क्या क्या मिक्स है। तो हम उसे बना सकते हैं? यही तो बात है, हम उसे आज तक लैब में रिक्रिएट नहीं कर पाए हैं। व्हाट, सच में? हाँ, उस मोर्टार ने पत्थरों को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ है कि हजारों सालों में न जाने कितने भूकंप आए, मौसम बदले, लेकिन पिरामिड टस से मस नहीं हुआ। वो मोर्टार असल में खुद उन पत्थरों से भी ज्यादा मजबूत है। ये सुनकर तो सच में बहुत अजीब लगता है। मतलब हम इंसान आज मंगल ग्रह पर रोवर भेज रहे हैं, पर 4500 साल पुरानी एक सीमेंट कॉपी नहीं कर पा रहे। ये बात हमें बहुत हम्बल फील कराती है। बिल्कुल। और मुझे सोर्सेस से एक और बात पता चली कि आज जो पिरामिड हमें खुरदुरा और सीढ़ियों वाला दिखता है, वो शुरू में ऐसा बिल्कुल नहीं था। एकदम सही पढ़ा आपने। आज हम जो देखते हैं ना, वो सिर्फ उसका कोर स्ट्रक्चर है, अंदर का ढांचा। जब ये ग्रेट पिरामिड बना था तो इसके ऊपर सफेद चूना पत्थर, जिसे टूरा लाइमस्टोन कहते हैं, उसकी एक बहुत ही चिकनी और चमकदार लेयर थी। ओहो! और पत्थरों को इतनी बारीकी से जोड़ा गया था कि उनके बीच एक बाल भी नहीं जा सकता था। सोचिए जरा, रेगिस्तान के बीच में जब सूरज की तेज रोशनी उस पर पड़ती होगी तो वो 147 मीटर ऊंचा सफेद क्रिस्टल कैसा चमकता होगा। वो तो मीलों दूर से चमकता हुआ दिखता होगा। बिल्कुल। लेकिन वक्त के साथ भूकंप आए, वो बाहरी परत ढीली पड़ गई और बाद में जो राजा आए उन्होंने वो सफेद पत्थर निकाल लिए। क्यों? कायरा शहर की मस्जिदें और दूसरी इमारतें बनाने के लिए। अच्छा, तो रिसाइकिल कर लिया उन्हें। खैर, ये स्पीड और तकनीक तो एक तरफ है, लेकिन पिरामिड की दिशाओं की एक्यूरेसी मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। पिरामिड के चारों कोने एकदम परफेक्ट उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम की तरफ पॉइंट करते हैं। और वो कोई तुक्का नहीं था। वही तो, उसमें सिर्फ 15वें हिस्से की डिग्री, मतलब 1/15 डिग्री की ही गलती है। बिना कंपास या जीपीएस के उन्होंने ये अलाइनमेंट कैसे किया? क्या वो लोग एस्ट्रोनॉमी में बहुत तेज थे? सॉलिड साइंटिफिक लॉजिक ऑटम इक्विनॉक्स से जुड़ा है। ऑटम इक्विनॉक्स मतलब साल का वो दिन जब दिन और रात बराबर होते हैं। बिल्कुल सही। उस खास दिन क्या होता है कि सूरज की परछाई जमीन पर एकदम सीधे पूर्व से पश्चिम की तरफ गिरती है। तो प्राचीन इंजीनियरों ने बस एक सीधा खंबा, जिसे ग्नोमॉन कहते हैं, वो गाड़ दिया होगा